हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज सेशन नंबर 3 चल रहा है, जो क्या फिर से इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो फिर से इसको क्या करना है बाबू, पूरी शुरुआत से देखना है, अंतिम तक देखना है। हर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इस ऑप्शन का सही होने का, उसको ध्यान से देखना है। और पूरे जी जान से इस 3 महीने को यूटिलाइज़ कर लो, ठीक है। जो 3 महीना यूटिलाइज़ कर लिया उसका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर वही है कि अपने से मेहनत करनी है, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर ये सेशन पसंद आएगा बाबू तो इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। और उसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कल क्वेश्चन 50 तक हो गए थे, आज ये 50 के आगे वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ के योजनाबद्ध संयोजन को सबसे सरल रूप कौन सा है। यानी देखो, कोई भी सर्किट बनाते हैं, मान लो ये सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट बना दिए, फिर ये बल्ब बना दिए, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन दिखा दिए, फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक एसी जनरेटर दिखा देते हैं। तो अगर इस साइड से कोई इस तरीके से कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। यानी किसी भी चीज़ का सरलतम रूप जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। इसको याद रखना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सिंबल का प्रयोग करते हैं, प्लस उसमें जितने भी चीज़ें यूज़ हुई उसका नाम याद होना चाहिए। इस सर्किट को या इस सिंबल को क्या कहा जाता है। तो सिंबल का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा है कि यदि कुंडली समूह के प्रति कला प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या असमान होती है तो कुंडली में जो भी चीज़ें जनरेट होंगी या होंगी, पहले तो वो क्या होंगी, अनबैलेंस होंगी। पहले क्या होगी, वो अनबैलेंस्ड होगी, यानी असंतुलित होंगी, ठीक है। और असंतुलित होने के कारण क्या हो जाएगी, उस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं कि सर वो असंतुलित वाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें न प्रत्येक वाइंडिंग में न वोल्टेज सेम होता है, न करंट सेम होगा, न इम्पीडेंस सेम हो सकता है। हो सकता है कि उसका पावर फैक्टर का मान भी क्या हो जाए, कुछ डिफरेंट आ जाए। तो हम बोलते हैं ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, या फिर सॉरी ऐसे वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं सर, ये असंतुलित वाइंडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, असंतुलित वाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फ्री का क्वेश्चन बट रहा है जी, फ्री का नंबर बट रहा है, तब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से किस वाइंडिंग का प्रयोग हम लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए प्रयोग करते हैं। किसमें, डीसी मशीन में। अब देखो डीसी मशीन बोला है, मोटर या जनरेटर ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ऐसा कौन सा वाइंडिंग है जिसका प्रयोग हम लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो लोग सर जी लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए केवल और केवल हमारा क्या होता है सर, ये होता है लैप वाइंडिंग होता है। और अगर यही देखो, अगर यही पूछता है कि हाई वोल्टेज तथा लो करंट, तब इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तब इसके लिए सर हम क्या प्रयोग करने लगते हैं, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वेव वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर, ये लैप वाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें लो वोल्टेज और हाई करंट का प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें ए की वैल्यू पी के बराबर होती है। इसको भी याद रखना है। इसमें देखते हैं ये पूछता है लैप वाइंडिंग क्या होता है, तो ए की वैल्यू पी के बराबर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में जो सर्किट डायग्राम दिया गया है या फिर ये जो सिंबल दिया गया है, ये जो सिंबल दिया गया है वो क्या चीज़ है। देखो पहली चीज़, ट्रांजिस्टर ऐसी नहीं बनी होती। ट्रांजिस्टर तो एकदम देख के पहचान होगा, ट्रांजिस्टर ऐसी नहीं होती। यूजीटी कैसा होता है सर जी, यूजीटी ऐसा होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारे 2 बेस होते हैं। क्या होते हैं, 2 बेस होते हैं यूजीटी में, B1 और B2 क्या होते हैं, 2 बेस पाए जाते हैं। और यूजीटी का सिंबल ऐसे होता है, ये ऐसे निकले होते हैं दोनों तरफ से करंट। ये क्या होता है हमारा, यूजीटी का सिंबल होता है, ठीक है। देखो या तो ये पी चैनल हो सकता है या तो एन चैनल हो सकता है, इन्हीं 3 और 4 में से कोई फंसेगा। तो देखो ये कौन सा है हमारा, एन चैनल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है,
यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, एन होता है, यहाँ पर भी एन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, पी होता है। तो ये क्या होता है, इससे याद रखो जिसकी मेजोरिटी अधिक होगी एफ में वही चैनल बन जाता है। यहाँ पे एन की संख्या अधिक है ना, इसलिए ये एन चैनल बन सकता है। इसको याद रखने का सिंबल, नहीं सिंबल में तुम बहुत कन्फ्यूजन होते हो, क्योंकि मॉसफेट में भी लगभग यही सिंबल होता है। इसमें डिप्लेशन इन्हेंस 2 प्रकार के हो जाते हैं, ऊपर से जेफेट तो है, तो दिक्कत होता है। इसलिए ट्रिक से याद करो, कभी नहीं भूलोगे। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच फॉलोइंग रिप्रेजेंट एफ एंड ई टाइप शेप कोड यूज्ड फॉर सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें हम ई या एफ प्रकार के कोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो पहला जो दिया है इसमें क्या है, तुम एक ई टाइप का कोर और दूसरा आई टाइप का कोर का प्रयोग किए हो, यानी ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो क्या है, दूसरे में देखो तुमको लग रहा होगा कि सर ये एफ ई की तरह लगा है, मगर इस वाले लिम्ब को काउंट नहीं करते हैं। तो कैसा लग रहा है तुमको, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, इस तरीके से एक तरीके से सिंबल ये क्या है, एफ की तरह बना है। ये दोनों क्या है सर, ये दोनों ई प्रकार से मिलकर बने हैं। ठीक है, और जब नीचे आओगे, नीचे आओ, देखो नीचे ये तुम्हारा क्या बना हुआ है सर, एक सी प्रकार है, दूसरा टी प्रकार के कोर का प्रयोग किया गया है। इसलिए हमको ई या एफ पूछा है, तो ई और एफ हमारा कौन सा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कोर के टाइप होते हैं, और सेल में देख रहे हो ये तीनों पे क्या है, 3 लिंब प्रयोग हुए। सेल में हमेशा 3 मैग्नेटिक कोर का प्रयोग होता है, 2, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसी तरह ऊपर भी एक ये होगा, एक ये होगा। तो 2 लिंब का प्रयोग किया गया है, 2 मैग्नेटिक सर्किट का प्रयोग किया गया है। किसमें, सेल टाइप में। इसको याद रखना है। सही है। चलो अगला देखो क्या पूछा है। ये तो फ्री का नंबर बताया तब के लिए है जी, जो पढ़ा होगा उसके लिए फ्री का नंबर है, नहीं इसको भी बोलेगा सर हार्ड दिया था। इसमें पूछा है किस परिपथ में वोल्टेज धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दिखाया जाता है। ये तुमको पता है कौन, हमारे ओम लाहा साहब है। कौन है, ओम लाहा साहब है। जिसमें क्या दिखाया जाता है कि सर जी वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, यहाँ पे आर क्या होता है, हमारा ओम लाहा का नियतांक होता है। ठीक है, और जब कभी कभी आर निकालते तो क्या हो जाता है, वी अपॉन आई हो जाता है। इसको याद रखना है। सर्किट कैसी बनती है, तो सर्किट हमारी होती है लीनियर यानी रेखीय सर्किट बनती है। इसको याद रखना है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर में फॉरवर्ड और रिवर्स में कितने कॉन्टैक्टर होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स में कितने कॉन्टैक्टर्स होते हैं। तो याद रखना हमेशा 2 कॉन्टैक्टर होते हैं। फॉरवर्ड की बात करें चाहे रिवर्स की बात करें, दोनों में 2 कॉन्टैक्टर होते हैं। कितने, 2 कॉन्टैक्टर होते हैं। याद रखना हमेशा फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, हमेशा 2 कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाए। कॉन्टैक्टर मतलब जो उसको कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो 2 कॉन्टैक्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से किस मेथड का प्रयोग अधिकतर हम लो कैपेसिटी वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं। लो कैपेसिटी वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्रयोग हम अधिकतर किसका करते हैं, एयर कूलिंग का करते हैं। किसका, एयर कूलिंग का प्रयोग करते हैं। एयर कूलिंग का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर आते हैं लगभग जब 500 kV जब होने लगता है, 100 kV के ऊपर जब पहुँचते हैं, जब 100 kV के ऊपर पहुँचते हैं तो हमारा किसका प्रयोग होने लगता है सर, ये ऑयल कूलिंग का प्रयोग होने लगता है। किसका, ऑयल कूलिंग। और हमको पता है कि सर जी ऑयल में क्या कूलिंग के लिए डालते हैं, तो सर जी मिनरल ऑयल का प्रयोग करते हैं कूलिंग के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो 100 kV तक नेचुरल एयर कूलिंग का प्रयोग होता है। ये कैटेगरी में बटी होती है, इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, 500 kV 1000 kV कैसे प्रयोग होता है, तो ये कैटेगरी होती है, बटी होती है, इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, रट्टा मार क्वेश्चन। हाँ देखो ये फेवरेट क्वेश्चन है किसका, डीसी मोटर का। डीसी मोटर में पूछा है कि वह कौन सा कंट्रोलिंग मेथड है जिसके मेथड से हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल स्पीड से उससे कम स्पीड प्राप्त हो। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए हम कौन सा कंट्रोल विधि प्रयोग करते हैं, तो याद रखना कौन सा, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मल स्पीड से ऊपर जाने के लिए तो हम आर्मेचर
कंट्रोल विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक हो, इसको याद रखना है। अभी देखो ये होता क्या है, इसमें होता क्या है, हम पढ़ते हैं कि n बराबर क्या होता है, EV/5 होता है। तो EV की जगह क्या लिख सकते हैं, V माइनस IA RA अपॉन 5F। ये कौन सा फ्लक्स है सर, ये फील्ड फ्लक्स है। फील्ड फ्लक्स का मान घटाते हैं तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जब लो स्पीड चाहिए होता है तो हम कौन सा प्रयोग करते हैं, जब लो स्पीड चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, लो स्पीड प्राप्त करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका मान, रेसिस्टेंस का मान बढ़ा देते हैं। आर्मेचर में रेसिस्टेंस जोड़ के रेसिस्टेंस का मान बढ़ा देते हैं। तो ओवरऑल जब ये घटता है तो ये भी क्या हो जाती है, ये भी घट जाती है। जब RA का मान घटता है, ठीक है सॉरी, RA का मान बढ़ता है तो ओवरऑल क्या होती है, स्पीड की मान घट जाती है। यानी इनको क्या करना है, नॉर्मल स्पीड से करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फील्ड फ्लक्स विधि का प्रयोग होता है। ठीक है ना, फ्लक्स का कंट्रोल नहीं, इसको याद रखना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध शीर्ष के अनुसार इनमें से किस संयंत्र का पनबिजली संयंत्र का वर्गीकरण करता है। ठीक है, यानी पहले तो पनबिजली का संयंत्र को क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो वो पूछा है कि उपलब्ध शीर्ष किसके अनुसार किया जाता है, यानी किस चीज़ के अनुसार हम क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा ये क्या है, हाई वाला है या लो वाला है। तो क्या होता है, जब उच्चतम शीर्ष होता है तो एक चीज़ बताए थे, आज देखो लेक्चर चला था उसमें बताए थे कि हाई हेड जब होता है तो लो डिस्चार्ज होता है, जब लो हेड होता है तो हाई डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज़ बताए थे। तो पूछा क्या, देखो उपलब्ध शीर्ष के अनुसार इनमें से किस संयंत्र का प्रयोग हम संयंत्र वर्गीकरण में करते हैं। तो उपलब्ध शीर्ष के अनुसार इनमें से किस प्रकार का संयंत्र पनबिजली संयंत्र का वर्गीकरण है। तो यही डिस्चार्ज है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये है डिस्चार्ज। निम्न दाब युक्तता संयंत्र, जलाशय संयंत्र, जलाशयों के साथ अपवाह नदी संयंत्र, बिना जलाशय संयंत्र। ठीक है, अपवाह नदी संयंत्र। तो इसमें जो होता है लो डिस्चार्ज के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, पनबिजली का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, नाम निम्न दाब योच्यता संयंत्र का, यानी लो डिस्चार्ज वाले। ठीक है, उसका संयंत्र हम प्रयोग लेते हैं। इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं। क्लासीफाई करने का 2-3 तरीका है, हेड के हिसाब से, प्रेशर कितना हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है, ये सब चीज़ों के हिसाब से इसका संयंत्र का वर्गीकरण करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है जी। ऐसा क्वेश्चन आता है तो रट्टा मार के सब टूट पड़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 230 वोल्ट 4 तार 3 कला वाले स्विचिंग बोर्ड में उदासीन तार, उदासीन यानी न्यूट्रल का कलर का रंग। तुमको पता है सर न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, और अर्थ का तो कहेंगे सर जी अर्थ का तो ग्रीन होता है, ग्रीन होता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो हरा दिया है बहुत लोग हरा मार देंगे फट से, मगर याद रखना हरा किसका है, अर्थ का है। ठीक है, किसका है, हरा हमारा अर्थ का है। इस चीज़ को याद रखना है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत कुंडलों पक्षों की शुरुआत के बीच की दूरी किसके द्वारा प्रभावित की जाती है। ठीक है, देखो पहली कहानी क्या है कि पहले क्या होगा, पिच तो होगा ही, अंतराल को पिच बोलते हैं। दूसरा, दो क्रमागत है कुंडली पक्षों, यानी दो क्रमागत यानी जो ऐसे एक तरीके से बना हुआ है, एक वाइंडिंग ये दूसरी वाइंडिंग ये। ठीक है, कम्यूटेटर से लगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कम्यूटेटर से आगे लगते हुए बढ़ रहे हैं, तो इसके बीच की जो दूरी है इसी को पिच बोलते हैं। एक पैटर्न जो फॉलो होता रहता है, तो एक पैटर्न के बीच में जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। सही है, तो पूछा है कि औसत शुरुआत के बीच की दूरी के किसके द्वारा प्रभावित की जाती है। तो हमेशा किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो हमेशा किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है, परिणामी अंतराल के द्वारा प्रभावित किया जाता है। ठीक है, परिणामी अंतराल यानी जो रिजल्टेंट पिच होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट पिच। याद रखना, रिजल्टेंट पिच के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रिजल्टेंट पिच। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिखा है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सारे रट्टा मार क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर, यानी केवल सर्किट ब्रेकर है। इनमें से क्या हुआ, अ चैम्बर इज फिटेड सराउंडिंग द कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे एयर सर्किट ब्रेकर हुआ, उसमें क्या होता है, ब्रास व्रास की लगी होती है, ठीक है, पत्तियाँ लगी होती हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। तो उस चैम्बर को क्या कहते हैं, तो उस चैम्बर को क्या कहते हैं, आर्क च्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क च्यूट, च्यूट, आर्क च्यूट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, उसी चैम्बर में क्या होता है हमारा आग, उसी चैम्बर में हमारा क्या होता है, आग का समन होता है, आग का समन होता है, समन, समन मतलब समझ रहे हो, उसी चैम्बर में क्या होगा, आग बुझता है, या उसी चैम्बर में क्या होता है, आग लगता है, ठीक है। उसके बाहर कुछ नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क मतलब चिंगारी, स्पार्किंग, फायर, जो समझना है समझो, ठीक है। आर्क च्यूट का प्रयोग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ये तो फ्री का क्वेश्चन है जी, नंबर बट रहा था कि इन विकल्पों में से कौन सा जैव ईंधन यानी बायोमास का स्रोत नहीं है। बायोमास का स्रोत कौन, ऐसा कोई है जो नहीं है, तो याद रखना वह ईंधन जो आसानी से सड़ गल सकते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, बायोमास के ईंधन बोलते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा आसानी से सड़ जाते हैं, पशुजनित पदार्थ जैसे गोबर वोबर हुआ आसानी से काम हो जाता है, कोई भी पौधा डालो सड़ के खाद बन जाता है। मगर प्लास्टिक का पैकेट क्या होता है, 50-50 साल, 40-40 साल बाद अगर तुम खोदोगे तो तुम्हारे घर के नीचे वही मिलेगा, उसी तरह का प्लास्टिक मिलेगा, तुम पहचान जाओगे कौन सा है। एग्जाम्पल के तौर पे गुटखा का प्लास्टिक देखते हो, 20-20 साल बाद खोदोगे तभी तुम्हें गुटखे का प्लास्टिक मिलेगा, और उसका कलर भी बहुत ही कम ही गायब होता है, कलर भी सोचो नहीं भाग पाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो फ्री का क्वेश्चन जी। ट्रैक में कितने टर्मिनल होते हैं, तो ट्रैक का सिंबल देखो, सिंबल बहुत ज़्यादा पूछता है। ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो जाता है T1, ये क्या हो जाता है T2 हो जाता है, और यहाँ से क्या होता है, एक गेट निकल कर आता है, एक गेट निकल कर आया। कितने सिंबल हो गए, सॉरी कितने टर्मिनल हो गए, तो बोलोगे सोचिए 3 टर्मिनल हो गए, ठीक है, 3 टर्मिनल हो गए। और ये डायरेक्ट की बात करोगे तो डायरेक्ट 2 टर्मिनल के होते हैं, ठीक है। और ये सभी बाई डायरेक्शनल होते हैं, दोनों दिशा में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है T1 हो जाता है, और ये T2, इसको याद रखना है। कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर किस प्रकार का संधारित्र काम करता है, ठीक है, यानी एसी है, एसी परिपथ पर किस प्रकार का संधारित्र काम करता है। एसी परिपथ है तो कैसा प्रयोग करेंगे, देखो जी याद रखना, पोलैरिटी वाला तो कभी नहीं प्रयोग करेंगे, पोलैरिटी मतलब जिसमें प्लस माइनस हो, सॉरी क्या लिखते हैं, क्लिक हो जा रहा है, देखो प्लस माइनस वाला तो कभी प्रयोग करें। ध्रुवित मतलब प्लस माइनस होना, एक दिशा मतलब केवल एक दिशा में कौन काम करता है, जिसपे पोलैरिटी लगी हो, ठीक है। विद्युत अपघट यानी जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वो भी क्या होता है, प्लस माइनस वाले होते हैं। और ध्रुवित मतलब जैसे माइका हो गया, सिरेमिक हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, इन सब का प्रयोग तुम कहाँ कर सकते हो, चाहो तो कैपेसिटर के यानी एसी कैपेसिटर के रूप में कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट अधिकतर डीसी पे भी प्रयोग होता है, ठीक है, तो याद रखना फ्री का नंबर है। अगला क्वेश्चन, दो पोलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, देखो इसको याद रखना। जैसे मान लो ये है, एक एन है और छोटा बना है ना, 1 2 3 4, देखो जैसे ये एन है, एस है, एन है, एस है, जिसके बीच की दूरी पोल पिच, इसके बीच की दूरी पोल पिच, इसके बीच की दूरी पोल पिच, सेंटर से ली जाती है, याद रखना सेंटर से, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, पोल पिच, यानी दो एडजेसेंट पोल के यानी दो अगल बगल पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम पोल पिच बोलते हैं, पोल पिच, ठीक है। चुंबकीय हाइड्रोलिक एमसीबी किस सिद्धांत पर काम करता है, चुंबकीय हाइड्रोलिक एमसीबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमको पता है कि जो चुंबकीय हाइड्रोलिक यानी एमसीबी जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, तो देखो नाम से ही क्लियर हो गया, दिया हुआ है क्या, हाइड्रोलिक।
सोलेनॉइड या हाइड्रोलिक डैम्प प्लंजर के रूप में काम करता है। नाम तो क्लियर है। देखो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोलिक है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोलिक है, तो ये सही बन जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएफसी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो अधिकतम से अधिकतम जितना तुम कर सकते हो कर लो। ठीक है, ऑप्शन में जो अधिकतम वैल्यू दिया होगा उसी पर टिक करके चले आना। अधिकतम वैल्यू कितना दिए है, 800 के भीतर, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एल श्रृंखला वाले एमसीबी को किस पर्पज सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है? तो देखो जितने भी एल श्रृंखला वाले एमसीबी होते हैं उनके प्रतिरोध वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध भार वालों के लिए प्रयोग किया जाता है एल श्रृंखला वाले एमसीबी। जैसे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा हो गया गीजर, हीटर, इन सब जगहों पे क्या प्रयोग होता है तुम्हारा, एल श्रृंखला वाले एमसीबी का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सही है, चलो याद रखना गीजर एल टाइप वाले तो हमेशा प्रतिरोध भार तुम्हारा क्या होता है, रेसिस्टिव वाले, जैसे गीजर में भी रेसिस्टेंस, हीटर में भी हाईली रेसिस्टिव, इन जगहों पर प्रयोग होता है। तो इनमें खाना बनाने वाले हीटर, इन सब जगहों पे। चलो सही है, तो देखो आज 70 क्वेश्चन हो गए, आज यहीं पे रहने, इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, तो देखो सेशन पसंद आया तो वो भी इसको क्या करना है, लाइक ज़रूर कर दो, शेयर ज़रूर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, सही है ना। चलो पढ़ते रहो, मन लगाते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा तुम लोग का, बस यही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।